गरीब बहू की गुल्लक। सास अपनी बहू को ताने मारते हुए। हे भगवान, जब से ये करमजली मेरे घर में आई है तब से मेरे घर का तो नाश ही हो रहा है। पता नहीं आखिर कब तक इस मनहूस को झेलना पड़ेगा। मम्मी जी, आप मुझे हमेशा इस तरह ताने क्यों मारते रहते हो? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आहा हा हा, देखो तो कितनी शरीफ बन रही है, खुद को तो जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे तू जब से आई है ना, मेरे घर की लक्ष्मी का वास ही उठ गया। लेकिन मम्मी जी, मेरे आने से लक्ष्मी का वास कैसे उठ सकता है? वैसे तू तो सही बोल रही है, बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन तू तो दानव है, दानव। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और बेचारी रिंकी आंखों में आंसू लिए घर का काम करने लगती है कि अभी थोड़ी देर बाद रिंकी का पति विकी आता है और उसको बोलता है, अरे ओ भिखारी की औलाद, तू मुझे खाना कब देगी? हाँ, मुझे आज भूखा मारने का इरादा है क्या? नहीं नहीं विकी जी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिंकी विकी के लिए खाना लेकर आती है और जैसे ही विकी उस खाने को खाता है वैसे उस खाने को अपने मुंह से उगलते हुए बोलता है, छी छी छी, कितना गंदा खाना तुम कैसे बना सकती हो? पर मैंने तो बिल्कुल ठीक से खाना बनाया था, खाने में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, खाने में कमी नहीं हो सकती? आ जरा इधर बैठ। विकी रिंकी का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाता है और उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंसने लगता है। जैसे कि रिंकी के मुंह में खाना जाता है वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और वो पानी मांगते हुए बोलती है, पानी 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 दे दो, मुझे, मेरा मुंह जल रहा है। अच्छा, अब बता, तूने खाना तो ठीक बनाया था ना, तो खाने में मिर्च कैसे आ सकती है? ये सब मैं नहीं जानती, बस मुझे भी पानी दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विक्की जी। रिंकी विकी से पानी मांग ही रही थी कि तभी उसकी सास सुजाता वहां आती है और पानी का जग उठाकर अपनी बहू से बोलती है, अरे मेरी बहू को पानी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे पानी दे देती हूँ। इतना कहकर सुजाता रिंकी के सिर पर पानी गिराने लगती है और उससे बोलती है, ले पी ले पानी, पी सकती है तो पी ना अब। जब ज्यादा देर हो जाती है तब विक्की उसको गिलास में पानी देता है, जिसके बाद रिंकी पानी पीकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की फोटो देखकर रोते हुए बोलती है, माँ, आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? यहाँ पर तो कोई मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछता और उल्टा मुझे मारा पीटा भी करते। आखिर कब तक मैं इस तरह का जुल्म सहूंगी? रोते रोते रिंकी सो जाती है। अगली सुबह रिंकी एक बार फिर खाना बनाती है और अपनी सास और अपने पति को खिलाकर घर का बाकी काम करने जा ही रही थी कि तभी विक्की बोलता है, अरे रिंकी, एक काम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं और माँ आज बुआ के घर जा रही हैं। घर में कोई भी नहीं है घर का सामान लाने के लिए, तो तुम घर का काम करके घर का सामान ले आना। ठीक है विक्की जी, मैं घर का सामान ले आऊंगी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। रिंकी अपने पति से पैसे मांग रही होती है कि तभी उसकी सास सुजाता बीच में बोलती है, हाँ हाँ बेटा, दे दे भिखारिन को, इसके पास तो पैसे हो नहीं सकते, अगर होंगे भी तो ये कभी देगी नहीं। विकी कुछ नहीं बोलता और रिंकी को पैसे देकर वहां से चुपचाप चला जाता है। रिंकी अब घर का काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद रिंकी की सास भी वहां से चली जाती है। रिंकी अब घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। घड़ी में 2 बजते हुए देख रिंकी खुद से बोलती है, हे भगवान, दोपहर के 2 बज रहे हैं, बाजार से आते आते मुझे 4 बज जाएंगे। मैं पहले बाजार चली जाती हूँ, जब बाजार से आऊंगी तब खाना खा लूंगी। इतना कहकर वो अपने हाथ में झोला लेती है और वहां से बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में वो घर का सामान खरीद लेती है और जब 4 बजे वो वापस आती है उसके पास बचे हुए कुछ पैसे होते हैं। ये देख वो खुद से बोलती है, हे भगवान, आज तो मैंने सस्ते सामान खरीद लिए हैं, इस तरह पैसे भी बच गए और सामान भी अच्छा आ गया। लेकिन ये पैसे मैं विक्की को नहीं दे सकती। अगर मैं ये पैसे विक्की को दूंगी तो वो सामान को खराब बताते हुए मुझे मारेंगे। इससे तो अच्छा ये है कि मैं ये पैसे उन्हें दूं ही ना। मैं ऐसा करती हूँ कि इन पैसों को अपने गुल्लक में रख लेती हूँ। इतना सोचकर रिंकी उन बचे हुए पैसों को अपनी गुल्लक में रख देती है। जिसके बाद शाम को जब विक्की और उसकी माँ आते हैं तब उससे बोलते हैं, अरे रिंकी, तूने घर का सामान खरीदा या नहीं? जी विक्की जी, मैं घर का सारा सामान लेकर आ गई हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, अगर तू घर का सारा सामान लेकर आ गई तो आज से तू ही बाहर जाया करेगी, समझी? इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अब रिंकी घर का काम करने लगती है।
इस तरह दिन गुजरने लगे। रिंकी जब भी बाहर जाती तब वो सेल वाले सामान लाती और बचे हुए पैसों को अपने गुल्लक में डाल देती। इस तरह अगले 3 साल गुजर जाते हैं। सुजाता और विकी दोनों ही उस पर अत्याचार करते, लेकिन रिंकी उन अत्याचारों को सहकर उस घर में रहती। एक बार की बात है, विकी को उसके ऑफिस से यह कहकर निकाल दिया जाता है कि वो अपना काम बहुत ही लेट दे रहा है। काम ढीला होने की वजह से उसको ऑफिस से निकाला जाता है। इस तरह विकी उदास होकर घर में आता है। उसको उदास देखकर रिंकी पूछती है, अरे विकी जी, आप इतने उदास क्यों हैं? आखिर क्या बात है? मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुंह उठा और सीधा अपने कमरे की तरफ निकल जा। उसको इतने गुस्से और परेशान देखकर सुजाता उससे पूछती है, अरे बेटा, क्या हो गया? तू परेशान क्यों है? माँ, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? विकी अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए उसको शांत करवाती है। लेकिन विकी अब चिंता में रहने लगा और चिंता में रहने की वजह से विकी बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगा। धीरे धीरे अब उनके घर की कंडीशन खराब होती जा रही थी। ये देखकर सुजाता भी फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता हुआ देख रिंकी अपनी सास सुजाता के पास आती है और उससे बोलती है, मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपको हौसला देने के लिए आई हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। उसकी ये बात सुनकर सुजाता उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। और अपनी सास को इस तरह रिंकी ने पहली बार देखा था और वो अपनी सास के सिर पर हाथ सहलाकर उन्हें शांत करवाती है। एक तरफ तो विक्की बीमार पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे की चिंता लेते हुए सुजाता भी बीमार पड़ जाती है। ये देखकर कि अब उनके घर में 1 रुपया भी नहीं है, रिंकी मंदिर में जाती है और अपने गुल्लक को फोड़ देती है। इसके पास इतने पैसे थे कि वो उन दोनों का आराम से इलाज करवा सकती थी। इस तरह रिंकी अब अपनी सास और अपने पति दोनों का ही इलाज करवाती है और जब वो दोनों ठीक हो जाते हैं तब वो उनसे पूछते हैं, रिंकी, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? विकी जी, मम्मी जी, मैं घर का जो भी सामान लाती थी उसमें पैसे बचा करते थे। मैं घर के सामान में से पैसे बचाया करती थी और जो पैसे बचते मैं उसे इस गुल्लक में डाल देती थी। इस तरह मैंने 3 साल तक अपने पैसों को इकट्ठा किया और देखो आज मेरे 3 साल के सेविंग इस घर में काम आ गए। उसकी ये बात सुनकर अब विकी और सुजाता दोनों को ही अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। बहू, मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या बोला, यहाँ तक कि तुझे मारा भी, लेकिन तूने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। उल्टा तूने हमारी फैमिली का अच्छा ही सोचा। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। हाँ रिंकी, मुझे भी माफ कर दो। एक पति तो अपनी पत्नी का जीवन साथी होता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना कभी साथी समझा ही नहीं। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। उन दोनों को माफी मांगता हुआ देख रिंकी अब उन्हें माफ कर देती है और इस तरह अब वो सभी लोग एक बार फिर से खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।